सबसे पहले हम आपको उस चुप्पी के बारे में बताना चाहते हैं जो पूरे देश को परेशान कर रही है, पूरे देश को हैरान कर रही है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ 13 मई को सुबह 9:31 पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर उनके पीए विभव कुमार ने दुर्व्यवहार किया था और आरोप है कि इस दौरान उनके साथ मारपीट भी हुई है। लेकिन इस घटना को अब लगभग 60 घंटे बीत चुके हैं और इस मामले में ना तो स्वाति मालीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, ना उन्होंने कोई शिकायत दर्ज कराई है और ना ही अरविंद केजरीवाल ने इस घटना पर अभी तक अपना मुंह खोला है। अरविंद केजरीवाल पंजाब और हरियाणा में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का नाम लेकर लोगों से वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे देश की महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण किया था और लोग ऐसे नेता की पार्टी को कैसे वोट दे सकते हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जैसी जो पार्टी है वो बृजभूषण शरण सिंह की पार्टी है और ऐसे लोगों को कैसे वोट दिया जा सकता है, ऐसी पार्टी को आप कैसे वोट दे सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस घटना पर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है कि उन्हीं के अपने घर पर उनके पीए ने इस देश की एक राज्यसभा सांसद के साथ बदतमीजी कैसे की और उनके साथ दुर्व्यवहार कैसे किया। हमारी पहलवान बेटियों के साथ इन्होंने कितनी बदतमीजी करी, देखा आप लोगों ने, घसीट घसीट के। और जिस आदमी ने हमारी बेटियों के साथ बदतमीजी करी, जिसने उनके सम्मान पे हाथ डाला, उसके बेटे को टिकट दे दी इन्होंने। तो एक तरह से सारे हरियाणा के लोगों को ये अंगूठा दिखा रहे हैं, जो करना है कर लो, इस बार करके दिखा देना इनको। जिन लोगों ने हमारी पहलवान बेटियों की इज्जत पे हाथ डाली, हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? इस बार बटन दबा के उनको ऐसा सबक सिखाना दोबारा हमारी बेटियों की तरफ उंगली ना उठाने। स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल की ये चुप्पी पूरे देश को बहुत परेशान कर रही है, हैरान भी कर रही है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो घटना है ये किसी दूर दराज के इलाके की नहीं है, बल्कि ये घटना भारत की राजधानी दिल्ली की है। ये घटना दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर हुई है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल इस घटना पर पूरी तरह खामोश हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो ये कहते थे कि वो पूरी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे ताकि एक भी अंधेरी सड़क ना बचे, एक भी अंधेरा कोना ना बचे। लेकिन इस घटना पर उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है और वो ये नहीं बता रहे कि उनके घर पर सीसीटीवी कैमरा था या नहीं और यह घटना आखिर उनके घर पर कैसे हुई। मुख्यमंत्री आवास है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा तो जरूर लगा होगा। आज हम अरविंद केजरीवाल से कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने घर के सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वो सार्वजनिक करनी चाहिए या फिर दिल्ली पुलिस को उनके घर जाकर सीसीटीवी की फुटेज उनसे ले लेनी चाहिए। यह एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे देश की महिलाओं को हताश करेगा और यहां गलती दोनों तरफ से हो रही है। अरविंद केजरीवाल जरूर पूरी कोशिश करेंगे अपने आप को बचाने की। अगर इसके पीछे कोई विवाद है तो वह विवाद देश के लोगों तक ना पहुंचे, क्योंकि देखिए इस समय चुनाव का समय चल रहा है। ऐसे में कोई भी विवाद अगर ऐसा आता है तो वो अरविंद केजरीवाल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि यह विवाद दबा रहे, कम से कम कुछ हफ्तों के लिए, कम से कम जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक यह विवाद किसी के सामने ना आए, सच्चाई सामने ना आ जाए। ये उनकी पूरी कोशिश होगी। लेकिन स्वाति मालीवाल यहां पर महिलाओं की प्रतिनिधि भी हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए। वो महिला आयोग में काम कर चुकी हैं, वो राज्यसभा की सांसद हैं और महिलाओं पर जब भी अत्याचार होता है वो हमेशा आवाज उठाती है। उन्होंने, आपको याद होगा, एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया था जब उन्होंने ये कोशिश की थी कि वो एक सड़क पर खड़ी हो गई थी और वो लोगों को ये बताना चाहती थी कि जब वो सड़क पर खड़ी हैं तो आती जाती गाड़ियों में जो लोग हैं रात में वो कैसे महिलाओं को परेशान करते हैं। उन्होंने खुद ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया था। लेकिन आज जब वो खुद इसकी शिकार हो रही हैं तब वो बिल्कुल चुपचाप बैठी हैं।
स्वाति मालीवाल की चुप्पी भी लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि वो 9 वर्षों तक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही, अब भी देश की राज्यसभा की सांसद हैं, लेकिन उन्होंने अब तक इस मामले में अपना मुंह नहीं खोला और अभी तक शिकायत दर्ज नहीं कराई। और ऐसे में जब इस तरह की महिला नेता, महिला सांसद, बड़े बड़े पदों पर बैठने वाली महिलाएं, राजनीति में इतने बड़े ओहदे पर आने वाली महिलाएं जब अपने ही ऊपर इस तरह का अत्याचार होता है और उसे छुपा देती हैं, उस पर बात नहीं करती, चुप्पी साध लेती हैं, तो वो तमाम लाखों करोड़ों महिलाएं जो इन महिला नेताओं की तरफ देखती हैं, इन्हें अपना प्रतिनिधि मानती हैं, सोचती हैं कि ये उन्हें बचाएंगी, वो सब निराश हो जाती हैं। क्योंकि स्वाति मालीवाल अगर आज अपने आप को नहीं बचा पा रही, तो एक राज्यसभा सांसद होने के नाते वो देश की महिलाओं के लिए क्या आवाज उठाएंगी, या उन्होंने महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते इतने वर्ष फिर महिलाओं के लिए क्या किया होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल व्यवस्था पर भी है। हमारे देश में कैसी व्यवस्था है, राजनीतिक पार्टियां कैसे चलती हैं, बंद कमरों के अंदर क्या होता है, 4 दीवारों के बीच क्या होता है, बहुत सारी बातें हमें पता नहीं चलती। ये उस मिस्ट्री की तरफ इशारा करती है। और आज इस घटना के 50 घंटे के बाद संजय सिंह और दिल्ली महिला आयोग की सदस्य वंदना स्वाति मालीवाल के घर पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन स्वाति मालीवाल ने इस घटना के बाद भी, इस बैठक के बाद भी अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है और अभी तक किसी को नहीं पता कि ये जो घटना है इसके पीछे सच्ची कहानी क्या है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है और इस घटना को हमें पूरे देश में जोर शोर से उठाना चाहिए। अब हम आपको आज एक नया शब्द बताएंगे और वो है 400 पार वर्सेस 200 पार। देखिए आपकी स्क्रीन पर भी है 400 पार वर्सेस 200 पार, यानी 400 पार होगा या 200 पार होगा। लोकसभा चुनावों की 378 यानी लगभग 70% सीटों पर मतदान के बाद बीजेपी के नेता 400 पार का नारा लगा रहे हैं और उसी नारे पर वो कायम है, जबकि विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि बीजेपी इस बार 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वो शर्त लगा सकते हैं कि इस बार बीजेपी 200 सीटें भी जीत नहीं पाएगी। राहुल गांधी ने कहा है कि वो लिख कर दे सकते हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार बीजेपी 140 सीटें जीतने के लिए भी तरस जाएगी और हर सीट पर उसे 2.5 लाख वोटों से करारी हार मिलेगी। ममता बनर्जी का कहना है कि इस बार बीजेपी 195 सीटों पर सिमट जाएगी, जबकि विपक्ष का इंडिया गठबंधन 295 सीटें जीतकर 4 जून को अपनी सरकार बनाएगा। और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि इस बार बीजेपी 220 से 230 सीटों पर सिमट जाएगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये वो दावे के साथ कह रहे हैं। पहले आप इन सब के ये बयान और अपने अपने आंकड़े, अपने अपने कैलकुलेशन सुन लीजिए। देखिए सारे बड़े नेता हैं, कैलकुलेशन लेकिन सबका अलग है। खड़गे जी कह रहे हैं 200 सीटों को पार नहीं करेंगे, राहुल गांधी एक अलग सीट दे रहे हैं, ममता बनर्जी का आंकड़ा अलग आ रहा है और बाकी लोगों का, केजरीवाल का आंकड़ा अलग आ रहा है। केजरीवाल कह रहे हैं कि नहीं 220-230 सीटें तो बीजेपी जीत लेगी, ममता बनर्जी कह रही है कि 195, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं 140 के ऊपर नहीं जाएंगे। तो सबका कैलकुलेशन अलग अलग है, लेकिन सभी ये कह रहे हैं, मान रहे हैं कि बीजेपी हार रही है। असल में यहां सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आपने देखा सारे के सारे विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि 200 सीटों से नीचे नीचे बीजेपी इस बार रह जाएगी। और आप भी ये सोचते होंगे कि हाँ शायद ऐसा लगता है, जब इतने सारे नेता एक साथ ही इस बात कह रहे हैं तो जरूर हो सकता है बीजेपी हार रही हो। क्या बीजेपी हार रही है? अब देखिए, हमारे विपक्ष के नेता मेहनत पूरे 5 साल करते नहीं हैं और क्या क्या कमियां हैं उनकी रणनीति की वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और जो उनका जो गणित है वो कितना सटीक होता है उसका एक उदाहरण मैं आगे बढ़ने से पहले आपको देना चाहता हूं। और उदाहरण के लिए मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर जाऊंगा। वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग भूल गए होंगे। अब याद कीजिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बिल्कुल यही माहौल था।
चुनाव से पहले। और विपक्ष के नेता कहते थे कि मोदी तो इस बार गए, बीजेपी इस बार गई और बीजेपी इस बार सरकार नहीं बना रही है, बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं आज आपको याद दिलाता हूं। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान और उससे पहले इन्हीं राहुल गांधी ने कहा था कि उनके इंटरनल सर्वे में यह पता चला है कि बीजेपी 2019 का लोकसभा चुनाव गारंटी के साथ हार रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा था कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को हारने से कोई नहीं बचा सकता। अखिलेश यादव ने तब कहा था कि 2019 में देश में गठबंधन की सरकार बनेगी और बीजेपी का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। ममता बनर्जी ने भी कहा था कि बीजेपी मुकाबले में है ही नहीं और वो देश से इस बार साफ हो जाएगी। और अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि बीजेपी को 2019 में पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा और बीजेपी की सरकार को लोग संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए इस बार हरा देंगे। अब आप ये देखिए कि सीटों को लेकर विपक्ष के इन बड़े बड़े नेताओं की समझ में कहां पर चूक होती है, और इस विश्लेषण को आज आप 4 बातों से समझ सकते हैं। पहली बात, हर चुनाव से पहले विपक्ष के नेता अचानक से प्रधानमंत्री मोदी की हार को लेकर सुपर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, बहुत ही विश्वास के साथ कहते हैं और अपने चुनावी भाषणों से और सोशल मीडिया पर खबर फैलाकर यह माहौल बना देते हैं कि बीजेपी हार रही है, जबकि इन दावों का जमीनी सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं होता और यह बयान सिर्फ सोशल मीडिया पर माहौल बनाने के लिए दिए जाते हैं। और वर्ष 2019 में भी विपक्षी दलों ने ऐसा ही किया था। उन्होंने सारी मेहनत सोशल मीडिया पर लगा दी, यूट्यूब पर लगा दी और उनका जो आईटी सेल था वो उनके कार्यकर्ताओं से ज्यादा काम कर रहा था। कार्यकर्ता नहीं काम कर रहे थे, नेता काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ आईटी सेल काम कर रहा था माहौल बनाने के लिए। लेकिन उस माहौल का जमीनी सच्चाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। दूसरा, विपक्षी दल चुनावों से पहले तो जमीन पर उतरकर कोई मेहनत करते नहीं, लेकिन चुनाव में वो अपना सारा जोर सोशल मीडिया और अपने आईटी सेल पर लगा देते हैं। और जब इस गलत रणनीति की वजह से चुनाव में उनकी हार होती है तो बाद में वो इसके लिए ईवीएम को दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि बीजेपी तो हार ही रही थी, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी से नतीजे बदल गए। तो ये सारे जो नेता हैं जब ये चुनाव हार जाते हैं, तो पिछली बार भी इस बार भी आप देखिएगा ये सारे नेता यही कहने वाले हैं अगर ये हारे कि ये तो ईवीएम में सेटिंग हो गई, वरना मोदी तो हारने ही वाले थे। लेकिन सबसे बड़ा जो लूप होल है वो ये है कि ये विपक्ष के नेता पूरे 5 साल मेहनत नहीं करते। बीजेपी में और इनमें अंतर यह है कि बीजेपी चुनाव जीतने के अगले दिन से ही अगले लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगती है। चुनाव जीतते ही उनकी अगले दिन रैली शुरू हो जाती है, अगले दिन दूसरा रोड शो शुरू हो जाता है और वो चुनाव में एक इलेक्शन के बहुत बड़े इंजन की तरह, एक मशीन की तरह काम करती है बिना थके। वो आराम करने के लिए जाते नहीं कहीं। और यही वजह है कि बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री मोदी 5 साल तक लगातार मेहनत करते हैं, चाहे चुनाव हो या ना हो। और ये सारे जो नेता हैं ये 5 साल मेहनत नहीं करते और चुनावों से कुछ महीने पहले ये बाहर निकलते हैं और फिर माहौल बनाते हैं। तीसरा, विपक्ष जब बीजेपी की हार का माहौल बनाने में लगा है तब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मेहनत को पहले से कई गुना बढ़ा दिया है और अब वो ज्यादा से ज्यादा रैलियां कर रहे हैं। हर रोज 2 से ज्यादा, औसतन कम से कम 2 टीवी इंटरव्यूज दे रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के पास अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और वोटर्स के लिए एक टारगेट है, यानी उन्होंने एक लक्ष्य अपना तय करके रखा है कि हमें इतनी सीटें जीतनी है। अब आज हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी हर रोज रैलियां तो कर ही रहे हैं, रोड शो कर ही रहे हैं, लेकिन हर रोज इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कोई ऐसा अखबार नहीं, कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं जिस पर उन्होंने अपना इंटरव्यू ना दिया हो, लगातार। लेकिन आज हम ये पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी को कौन रोक रहा है इंटरव्यू देने के लिए? चाहे तो राहुल गांधी भी दिन रात इंटरव्यू दे सकते हैं और मीडिया में छाए रह सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी आजकल छाए हुए हैं। आप टीवी खोलिए, सारे दिन वही नजर आते हैं। इसलिए नजर आते हैं क्योंकि वो हैं, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। उनका जो एक्सपोजर लेवल है वो बहुत ज्यादा है। तो आज हम विपक्ष के नेताओं को ये कहना चाहेंगे, अब तो थोड़े से दिन ही बचे हैं, लेकिन वो भी प्रधानमंत्री मोदी से सीखें, ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यूज दें, मीडिया से बात करें,
पत्रकारों को अपने साथ ले जाएं, रोड शोज करें, यानी मेहनत करें और मेहनत करते हुए दिखाई दें, क्योंकि अकेले सोशल मीडिया से और मीडिया के जरिए वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को 370 सीटों का लक्ष्य दिया और एनडीए के सहयोगी दलों को 400 पार का लक्ष्य दिया, इसीलिए उन्होंने नारा दिया अब की बार 400 पार। और इस लक्ष्य के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हैं और उनके पास पार्टी की जीत के लिए एक निर्धारित लक्ष्य है। लेकिन जब आप कांग्रेस और विपक्षी दलों को देखें तो विपक्ष के पास इन चुनावों में अपने कार्यकर्ताओं को देने के लिए कोई लक्ष्य था ही नहीं और अब भी नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को क्या लक्ष्य दिया है। क्या कांग्रेस ने कुछ लक्ष्य दिया है कि पिछली बार हमने 52 सीटें जीती थी तो इस बार हमें 100 जीतनी है, 150 जीतनी है? क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य कितनी सीट जीतने का है? क्या आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन का पूरा लक्ष्य कितनी सीट जीतने का है? एनडीए का तो हमें पता है, वो कहते हैं 400 पार करेंगे, एक लक्ष्य है। करेंगे या नहीं करेंगे हम नहीं जानते, लेकिन इंडिया गठबंधन का क्या लक्ष्य है? क्या उन्होंने अपना कोई लक्ष्य रखा है कि 200 पार करेंगे, 250 करेंगे, 270 पार करेंगे, 300 पार करेंगे? कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है। तो कार्यकर्ता किस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करे? जब छोटी से छोटी कंपनी भी आज एक लक्ष्य लेकर चलती है, छोटे से छोटा दुकानदार भी अपना एक लक्ष्य लेकर चलता है कि मुझे अपना व्यापार इतना करना है, अपना मुनाफा इतना करना है। आप भी अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य लेकर जरूर चलते होंगे कि इस साल के अंत तक मुझे यह काम करना है। तब कांग्रेस और विपक्ष के बाकी दल बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी आंकड़े के इन चुनावों में लड़ रहे हैं और इन विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को यह तक नहीं पता कि उनकी पार्टी या उनका गठबंधन इन चुनावों में आखिर कितनी सीटें जीतना चाहता है। जब लक्ष्य पता चले तो फिर रणनीति भी बनाए, लेकिन लक्ष्य ही नहीं पता तो रणनीति कैसे बनाएंगे? आज खड़गे साहब कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बन गई तो वो 10 किलोग्राम राशन मुफ्त देंगे। जो मोदी सरकार 5 किलो राशन दे रही है उसे बढ़ाकर दुगना कर देंगे, 10 किलो कर देंगे। लेकिन आज सोचने वाली बात यह है कि अगर आपको इतनी बड़ी घोषणा करनी ही थी तो आप इस चुनाव के 4 चरण बीत जाने के बाद, जब 70% चुनाव खत्म हो चुका है, अब कांग्रेस पार्टी यह ऐलान कर रही है कि अगर हम जीते तो 5 से 10 किलो राशन देंगे। यह बात उन्हें पहले कहनी चाहिए थी। चुनाव शुरू होने से भी कुछ हफ्ते पहले यह ऐलान कर देना चाहिए था, तब तो उन्हें कुछ फायदा भी होता। इसलिए चुनाव के 70% चुनाव के खत्म होने के बाद यह घोषणा करना आज कुछ समझ में नहीं आया। एक और बड़ा मुद्दा है, वो है बेरोजगारी का। इसलिए अब हम उन तमाम लोगों के सामने कुछ आंकड़े पेश करेंगे जो बेरोजगारी को इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बताते हैं। मुद्दा है, लेकिन जो आंकड़े बताए जाते हैं देश के लोगों को और असली आंकड़ों में बड़ा फर्क है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि रोजगार की यानी नौकरी की सही परिभाषा क्या है, और नौकरी की सही परिभाषा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो नौकरी कितने लोगों के पास है। भारत के एक थिंक टैंक ने रोजगार के आंकड़ों पर एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक मोदी सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2014 के से 2024 के बीच यानी 10 साल में कुल मिलाकर 51 करोड़ 40 लाख रोजगार पैदा हुए और हर साल औसतन 5 करोड़ 14 लाख रोजगार पैदा किए गए। हर साल 5 करोड़ 14 लाख और 10 साल में 51 करोड़ से ज्यादा रोजगार पैदा हुआ।